सबसे पहले जानो कि सेंटेंस के पार्ट पढ़ रहे हैं और सेंटेंस के पार्ट में दो पार्ट होता है। कौन कौन? एक पार्ट होता है सब्जेक्ट का और दूसरा होता है प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट पार्ट को पूरा पढ़ लिए थे, प्रेडिकेट को भी पढ़ लिए हैं। कैसे फिट करते हैं ये समझना है। जैसे सब्जेक्ट पार्ट में क्या पढ़े थे, पहले सब्जेक्ट पार्ट को दोहरा के देखो कि सब्जेक्ट पार्ट में पहला रूल ये बनता है कि इसमें एक डिटरमिनर होगा, एक एडजेक्टिव होगा, एक हेड वर्ड होगा और एक एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। इसके बाद प्रेडिकेट शुरू होगा। अभी दूसरा इसमें एक फार्मूला बताया गया कि यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या हो सकता है, इट या देयर हो सकता है। उसके बाद प्रेडिकेट होगा। तीसरा ये बताया गया था कि इन सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो सकता है, इंफिनिटिव या जिरंड हो सकता है। ठीक ना? यानी ये तीन में से कोई एक पार्ट सब्जेक्ट का हो सकता है। इतना आपने पढ़ा था। इसमें डिटरमिनर नहीं है, एडजेक्टिव है, तो इसको लिखेंगे। जो नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे। ये जरूर रहता है, हेड वर्ड जरूर रहता है, और जो नहीं होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। समझ में आ रही है ना? अब देखो प्रेडिकेट में क्या क्या होता है। जैसे इधर होता है वैसे ही प्रेडिकेट में होता है। प्रेडिकेट में क्या होता है, तो सबसे पहला प्रेडिकेट में होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। और इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा मेन वर्ब। बात समझ में आ रही ना? ये वर्ब होगा। दूसरे नंबर पर होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पॉइंट समझना। अब ये कैसे मिलेगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? तो बताया था कि क्या से प्रश्न पूछने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और किसको यानी whom से प्रश्न पूछने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक ना? अब देखो इसमें ये ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है, ऑब्जेक्ट का प्लेस है वो आपस में चेंज हो सकता है। यानी मैंने तो ये लिख दिया। अब जैसे ये देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनका प्लेस चेंज नहीं होता। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो पहले, मेन वर्ब बाद में ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब जरूर होगा। पॉइंट समझ में आ रही ना? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है कि हो सकता है कि इसमें कोई एक ही ऑब्जेक्ट हो, तब तो कुछ नहीं करना है। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट दिए हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखना होगा। तो अब ये ध्यान दीजिए कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर यहां पर लगेगा टू या फॉर, फिर उसके बाद लगेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पॉइंट समझ में आ रही ना? यानी एक तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और यदि टू या फॉर में से कोई प्रीपोजिशन दिया है तो इनको उल्टा भी किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट के प्लेस से चेंज किए जा सकते हैं ना? अब आइए, ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या होता है? कंप्लीमेंट। क्या होता है? कंप्लीमेंट। लो नीचे लिख देता हूं। कंप्लीमेंट कितने होते हैं? दो। एक होता है वर्ब कंप्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसीलिए मैंने VC लिखा, मतलब वर्ब का कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट। अब ये कंप्लीमेंट क्या होते हैं? तो कंप्लीमेंट यानी किसी चीज को पूरा करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसी को कंप्लीमेंट कहते हैं। अब कंप्लीमेंट जब वर्ब को पूरा करने के लिए आ जाए तो उसको वर्ब कंप्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आ जाए तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। जैसे इसको देखना हो, समझना हो तो ऐसे देखो, ही इज ए टीचर। यहां देखोगे तो ए टीचर है कंप्लीमेंट किसका?
इज का, क्योंकि इज अधूरा है और इसको पूरा करने के लिए ए टीचर कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसको क्या कहेंगे, वर्ब कंप्लीमेंट। अब जैसे यदि इसी में इस तरह का सेंटेंस आए, ही मेड हिम मॉनिटर, इसमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कभी कभी ये दिखता क्या है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अरे भाई एक सेंटेंस ये ले लिया जाए, ही गेव मी ए पेन, इसमें आप देखते क्या है कि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कितनी बात समझ में आ रही है सबको? अब नेक्स्ट वाले में देखो, ही मेड हिम मॉनिटर, तो इसमें भी आप बड़े आराम से कह देंगे, क्योंकि एक जगह देख लिए दूसरी जगह यही कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में क्या अंतर है ये समझना है। ही मेड, ही तो सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, उसने बनाया, किसको, उसे, यानी ये ऑब्जेक्ट तो है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसको से प्रश्न पूछने पर मिलता है। मॉनिटर क्या बनाया, ये भी तो क्या से मिल रहा है, व्हाट से भी मिल रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव, और मॉनिटर कोई निर्जीव नहीं होता। मामला समझो, यानी यदि क्या से हम उत्तर ले रहे हैं, व्हाट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या मिलना चाहिए, निर्जीव, और यदि सजीव मिल गया तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तब समझ जाइए, तब वो क्या है, वो कंप्लीमेंट ही है। अब वो कौन सा कंप्लीमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, यही है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। पॉइंट समझ में आई सबको कि नहीं आई? अभी एक्सरसाइज करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन यहाँ ये बात जरूर समझो कि ये तो होता है वर्ब कंप्लीमेंट, ये हो गया वर्ब कंप्लीमेंट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यानी यहाँ टीचर पूरा कर रहा है इज को, इज क्या है, वर्ब, इसको हटा दोगे ना, कंप्लीमेंट एक और तरीका है, कंप्लीमेंट को हटा दो वाक्य अधूरा हो जाता है, और ऑब्जेक्ट को हटा दो तो वाक्य अधूरा। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में अंतर करने के लिए क्या देखना है कि यदि हम इसे हटा दें, कंप्लीमेंट को हटा देने से वाक्य क्या होगा, अधूरा। जैसे ही इज ए टीचर में ए टीचर हटा दिए तो क्या हो गया, ही इज, वह है, कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, वह है एक अधूरा वाक्य है, इसलिए ए टीचर इज को पूरा करने वाला कंप्लीमेंट है। इसमें देखो, ही मेड हिम मॉनिटर, उसने उसे मॉनिटर बनाया, उसने उसे बनाया, अधूरा है ना, यानी उसने उसे बनाया। तो अब वहां पर ये जो मॉनिटर है, कैप्टन भी आ जाता है, या कोई भी वर्ड जो यहाँ आ रहा है वो हिम को पूरा करने के लिए आता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। जबकि कोई ऑब्जेक्ट होगा यदि हटा देंगे तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ देखो, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दी, ए पेन हटा दो, उसने मुझे दिया, अरे वो तो ऑब्जेक्ट मिलेगा ही, या उसने एक पेन दिया, मी को हटा दोगे तो भी वाक्य पूरा हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट दो हैं, उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को हटा दिया तो वाक्य पूरा है, लेकिन कंप्लीमेंट को हटा दिया तो वाक्य अधूरा हो जाता है। यही कंप्लीमेंट की पहचान है। इसीलिए कंप्लीमेंट दो तरह के, एक होता है वर्ब कंप्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये पहचानना पड़ेगा। यानी अब क्रम बना, देखो ध्यान से, फिर से यहाँ ध्यान दो। पॉइंट किसको देखना है, प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट में सबसे पहले यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब जरूर होगा। इन दोनों में से नहीं, दोनों हो सकते हैं या मेन वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब के बिना तो हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना कोई वाक्य नहीं हो सकता। दूसरी पॉइंट ये बताया मैंने कि ऑब्जेक्ट जो होगा, यदि ऑब्जेक्ट है तो उसको पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
यदि ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज किया जाएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले ये प्रीपोजिशन जरूर लगाना पड़ेगा। जैसे इसी को देखो यहां पर, ही गेव मी ए पेन, इसमें कौन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि हम इसी को उल्टा कर दें, ही गेव ए पेन, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, टू मी, मुझको दिया, को के लिए टू और के लिए लगता है फार, को के लिए टू और के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, यानी ही गेव ए पेन टू मी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, टू या फार का प्रयोग बीच में करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब देखो यहां ऑब्जेक्ट का प्लेस तो चेंज हो गया, यहां ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और कौन आ सकता है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसके प्लेस पर भी कोई आ सकता है। जैसे यहां देखिए ये वर्ड आए हैं इन्फिनिटिव और जिरंड, इसके बारे में पढ़े थे, इन्फिनिटिव और जिरंड। इन्फिनिटिव कैसे बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। और जिरंड कैसे बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है। क्लियर? अब देखिए ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। क्यों आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर? क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है। सब्जेक्ट के स्थान पर पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से शब्द आते हैं, नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन आता है, नाउन और प्रोनाउन। यानी जो नाउन होगा वो नाउन का कार्य कर रहा होगा तो किसके स्थान पर आएगा, वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। इसका मतलब ये है कि जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के स्थान पर क्यों आता है, क्योंकि हमने बताया था कि इन्फिनिटिव किसका काम करता है, नाउन का कार्य करता है। नाउन का कार्य करता है इसीलिए किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। जिरंड किसका कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है, इसीलिए किसके स्थान पर आता है। अब दूसरी चीज, जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है वही ऑब्जेक्ट के भी प्लेस पर आता है। यानी नाउन और प्रोनाउन, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के प्लेस पर आते हैं, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कौन आता है, नाउन और प्रोनाउन आता है। यानी जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है वही ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी आता है, बस केस बदल जाती है। केस माने कारक, केस यानी कारक। यानी सब्जेक्ट के रूप में, जैसे सब ही आया है ना, यहां देखो ही आया है, ही क्या है, सब्जेक्ट। यदि इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्ट हिम है, प्रोनाउन ही दोनों, लेकिन केस बदल गई। ये सब्जेक्ट केस में है और जैसे ही यहां पर आएगा तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट केस में। इसीलिए जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे आप तो सब्जेक्ट को क्या करना होता है, तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं मतलब क्या, उसका केस बदल देते हैं। केस यानी कारक, ही का हिम, आई का मी। यदि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना होगा तब मी का आई, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भेजा जा सकता है। फिर से बात बताऊं कि सब्जेक्ट के प्लेस पर इन्फिनिटिव और जिरंड क्यों आते हैं, क्योंकि ये नाउन का कार्य करते हैं, और जो नाउन का कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है तो वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी आ सकता है, क्योंकि वो नाउन है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे सबको ना? इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिटिव और जिरंड ऑब्जेक्ट के भी स्थान पर आ सकते हैं। यानी अब यहां आप लिख सकते हैं कि इन्फिनिटिव और जिरंड भी यहां आएंगे। अब इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू, और जिरंड का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई। यानी ये किसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट के भी स्थान पर आ सकते हैं।
ठीक है, इसमें प्रेडिकेट देखना है। जितने प्रेडिकेट के पार्ट हम लोग किए थे उन्हीं सारे प्रेडिकेट के शब्दों को देखेंगे कैसे कहाँ यूज हो रहा है। जैसे पहला सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर 1 जो है वो ये बता रहा माई सिस्टर कुक्स फूड। जब आप इसका पार्ट करेंगे तो माई सिस्टर क्या है, माई सिस्टर सब्जेक्ट है और कुक्स फूड क्या है, ये हो गया है आपका प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में भी पार्ट करेंगे तो कुक्स क्या है, ये है आपका मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये है मेन वर्ब। और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कुक्स हो गया, ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये व्हाट से क्वेश्चन पूछने पर मिलेगा और ये लाइफलेस भी है। क्लियर हो गई ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, मोहन गेव मी ए पेन। अब इसमें करोगे तो मोहन क्या है, और गेव मी ए पेन क्या है, प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट के पार्ट में शब्दों को अलग करो तो गेव क्या है, ये हुआ है आपका मेन वर्ब, ठीक है। फिर मी क्या है, यस ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए पेन क्या है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ो, मोहन गेव ए पेन टू मी। मोहन हो गया सब्जेक्ट, गेव ए पेन टू मी ये है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या अंतर हो गया ऊपर वाले से, ऊपर और नीचे इन दोनों सेंटेंसेस में अंतर क्या है, इसमें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और यहाँ नीचे वाले में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए बीच में प्रीपोजिशन लगाना पड़ा। बात समझ में आ गई। तो यही अंतर हो गया, यानी जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होगा तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाएगा, टू या फार अकॉर्डिंग टू द सेंस। टू यानी को के सेंस में अर्थ में और फार यानी के लिए के अर्थ में। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मोहन लाइक्स शूटिंग। तो मोहन क्या है सब्जेक्ट और लाइक्स शूटिंग क्या है, ये प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट का पार्ट करो तो लाइक्स क्या हुआ, मेन वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। और शूटिंग क्या है, शूटिंग यही है जिरंड। शूट यानी मारना वर्ब है। पहली बार आप देखेंगे तो ये दिखेगा कि ये वर्ब है, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लगता है। लेकिन वो नहीं, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और 3 कॉन्टिन्यूअस में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी नहीं लगता। तो वही तो कह रहा हूं कि वहां भी लगता है लेकिन वो जिरंड नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, जिरंड है। जिरंड कैसे है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है और वर्ब के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है और वो नाउन का कार्य करता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। तो वर्ब के बाद जो आया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी शूटिंग जिरंड है और क्या है, ये ऑब्जेक्ट भी है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया शूटिंग। अब देखो जिरंड और इंफिनिटिव में ना ने नी की ध्वनि निकलती है, ये पता है ना। इसका हिंदी अर्थ निकालो, मोहन लाइक शूटिंग माने मोहन शूटिंग यानी गोली चलाना या गोली मारना या निशाना लगाना पसंद करता है। मोहन निशाना लगाना पसंद करता है। तो नाने की ध्वनि आ रही नहीं आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट देखो, दे वेंट टू स्विम। स्विम यानी तैरना, स्विम के पहले क्या लगा है, टू। इसका मतलब ये क्या है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव किसके प्लेस पर है, वेंट यानी वर्ब, वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट के भी प्लेस पर है। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर टू स्विम यानी इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट है। इसमें भी ना नेनी की ध्वनि निकलती है, ठीक है।
तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? दे वेंट टू स्विम, माने वे तैरने गए। नहाने की ध्वनि आई, तो ये हो गया आपका इंफिनिटिव है, लेकिन किसके प्लेस पर है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। नेक्स्ट देखो, दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर। अब इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट में इलेक्टेड क्या है? ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब। मोहन क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और मैनेजर क्या है? ये कंप्लीमेंट है, क्योंकि मोहन को चुना गया, और मोहन को चुना गया ये अधूरा है तब तक जब तक मैनेजर नहीं लिखा जाएगा। इसलिए मैनेजर क्या है? कंप्लीमेंट। किसका? मोहन का। मोहन कंप्लीमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। मोहन का कंप्लीमेंट यानी मोहन ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा कंप्लीमेंट कहेंगे? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर। यहां क्या है? आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर। मैंने अपने नौकर को बहुत सिंसियर यानी बुद्धिमान मैं सोचता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं अपने नौकर को बहुत बुद्धिमान सोचता हूं, ठीक ना? इसमें क्या है? मैं अपने नौकर को सोचता हूं, इसको पूरा करने वाला देखो ये है वेरी सिंसियर, यानी ये भी क्या है? कंप्लीमेंट। कौन सा कंप्लीमेंट? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक ना? नेक्स्ट में आओ, दिस इज ए टेबल। यह एक टेबल है। दिस के साथ इज आया है वर्ब के रूप में, लेकिन ये अधूरा है। किसके बिना? ए टेबल के बिना। इसलिए ये टेबल क्या है? सब वर्ब कंप्लीमेंट। अरे वर्ब के बाद में आ रहा है, तो वर्ब के साथ ये यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ था, इसलिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ था, इसलिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। यहाँ किसके साथ? वर्ब के साथ है, तो वर्ब कंप्लीमेंट न होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट दो हो गए, वर्ब कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। समझ आ गई ना? ऊपर देखो, मोहन इज डल। इसमें क्या है? डल। डल बताइए। ये भी वर्ब कंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि वर्ब के साथ आया है, वर्ब को पूरा कर रहा है। यहाँ देखो, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। इन द क्लास क्या है? एक फ्रेज है। फ्रेज के रूप में भी किसका कार्य कर रहा है? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के ही प्लेस पर है। क्यों? आर के साथ आया है ना? और इज, एम, आर, वाज, वर, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ऑफ द वर्ब होते ही हैं, यानी मेन वर्ब के रूप में आ गए तो ये अपूर्ण होते हैं। इसीलिए इनके साथ कंप्लीमेंट जरूर आता है। इसीलिए जहां जहां इज, एम, आर आएगा उसके बाद कंप्लीमेंट है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज, फ्रेज के रूप में है कंप्लीमेंट के प्लेस पर। इतनी बात समझ में आ गई? यही प्लेस है सब। ये प्रेडिकेट का पार्ट था, जैसे उधर सब्जेक्ट के पार्ट में था, वैसे ही यहाँ प्रेडिकेट के पार्ट में है। अब ये पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दोनों को अब साथ में रखेंगे, अभी तो ये अलग अलग ना पढ़े हैं, अभी सब एक साथ आएगा। असली सेंटेंस तो तब बनेगा जब दोनों को साथ में रखा जाएगा, सब्जेक्ट में भी प्रेडिकेट में भी। सब के सब शब्दों को एक साथ मिक्स करके सही जगह पर बैठाना है, ताकि एक सही अर्थ निकल सके।